नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल रीडवाइज पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और लाइफ चेंजिंग बुक्स की हिंदी समरी, वो भी ऑडियो बुक के अंदाज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों की सोच, आदतें और किस्मत बदल दी है। थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह सिर्फ एक पैसे कमाने की किताब नहीं, बल्कि सोच की क्रांति है। अगर आप जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, सोच की शक्ति से अमीरी तक। नेपोलियन हिल की ये अद्वितीय बुक हमें सबसे पहले एक गहराई से भरी हुई बात बताती है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। लेखक हमें समझाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्ची और प्रबल इच्छा हो, तो वो उसे वास्तविकता में बदल सकता है। किताब की शुरुआत एडविन सी बार्न्स की कहानी से होती है, जिसने ये ठान लिया था कि वो थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में काम करेगा। उसके पास पैसा नहीं था, अनुभव नहीं था और कोई बड़ा नाम भी नहीं, लेकिन उसके पास थी एक दृढ़ इच्छा, एक स्पष्ट लक्ष्य और वो भावना जो आत्मा से आती है, मैं करूंगा। यही वो शक्ति है जिसे लेखक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य की स्पष्टता कहते हैं। इस पहले हिस्से में हिल हमें बताते हैं कि केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। वो इच्छा प्रज्वलित होनी चाहिए, ऐसी कि जो व्यक्ति को चैन से सोने न दे। किताब का पहला अध्याय कहता है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। ये इच्छा केवल लालसा या चाहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा जुनून हो जो किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार न हो। बार्न्स की कहानी में ये बात साफ झलकती है। जब वो पहली बार एडिसन से मिला, तब उसे कोई अहम काम नहीं मिला, लेकिन वो वही एडिसन के आसपास काम करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन अवसर मिलेगा, और अंततः वो दिन आया। इसके बाद हिल हमें बताते हैं कि प्रबल इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल सोच और संकल्प पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें योजनाबद्ध ढंग से कार्य भी करना होगा। वे एक 6 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं जो आपकी इच्छा को धन में बदल सकती है। पहला चरण है, आप कितना पैसा पाना चाहते हैं, इसका स्पष्ट निर्धारण। दूसरा, आप उस धन के बदले क्या देने को तैयार हैं, ये तय करना। तीसरा, एक निश्चित तिथि तय करना कि आप कब तक वो धन प्राप्त करेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बनाना और तुरंत कार्य करना। पांचवा, ऊपर बताई गई सारी बातों को एक स्पष्ट बयान में लिखना। और छठा, उस बयान को दिन में 2 बार, सुबह और रात, जोर से पढ़ना, ताकि वो विचार आपके अवचेतन मन में गहराई तक समा जाए। यहां पर लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब आप अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं, और वो अवचेतन मन ब्रह्मांड से रास्ते खोजने लगता है। यही वो बिंदु है जहां सोच और कर्म मिलकर चमत्कार रचते हैं। हमें अपने भीतर विश्वास जगाना होता है, उस विचार को मानना होता है जैसे वो पहले से ही सच हो। इसी कारण लेखक बार बार कहते हैं, फेथ इज द एटर्नल एलिक्सर। विश्वास वो तत्व है जो विचारों को ऊर्जा देता है। अगर आपके विचारों में विश्वास नहीं है, तो वो केवल हवा में उड़ते ख्याल रह जाएंगे। इसके बाद आता है ऑटो सजेशन, यानी आत्म संकेत की शक्ति। ये अध्याय बताता है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। जो बातें हम बार बार खुद से कहते हैं, वही हमारी आंतरिक प्रोग्रामिंग बन जाती है। इसलिए हिल हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को दोहराकर हम अपने मन को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर हम अपने मन में संदेह, भय और नकारात्मकता भरेंगे, तो अवचेतन वही मान लेगा और हमें वही जीवन देगा, असफलता, गरीबी और पछतावा। इसलिए हिल की सलाह है कि हम हर दिन खुद से ये कहें, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास की खाद है। जब हम बार बार किसी बात को सोचते और बोलते हैं,
तो ब्रह्मांड उसे हमारे जीवन में लाना शुरू करता है। वो कहते हैं कि आपके शब्द और विचार बीज है, जिन्हें आप अपने जीवन के खेत में बोते हैं। जैसा बीज आप बोएंगे, वैसा ही फल मिलेगा। इस भाग में लेखक एक और उल्लेखनीय तत्व प्रस्तुत करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान। वे समझाते हैं कि सामान्य जानकारी या डिग्रियां सफलता की गारंटी नहीं होती, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे एक ठोस योजना के साथ प्रयोग करते हैं। थॉमस एडिसन ने स्कूल नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने बिजली का बल्ब बनाया क्योंकि उसे अपने काम में विशिष्ट जानकारी थी। लेखक बताते हैं कि इंटरनेट, पुस्तकालय, कोच और जीवन के अनुभव से हम वो विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो हमें आगे ले जाए। इस प्रकार पहले भाग में नेपोलियन हिल हमें उस मानसिक आधारशिला की नींव डालने का अवसर देते हैं जिस पर पूरी समृद्धि का महल खड़ा होता है। प्रबल इच्छा, विश्वास, आत्मसंकेत और विशिष्ट ज्ञान। ये अध्याय केवल प्रेरणा नहीं देता, ये दिशा भी देता है। ये बताता है कि मनुष्य के भीतर वो शक्ति है जो तकदीर को बदल सकती है, अगर वो सीख जाए अपनी सोच को सही दिशा में कैसे लगाना है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल इच्छा शक्ति और आत्मसंकेत ही पर्याप्त नहीं है। यदि किसी विचार को अमली जामा पहनाना है, तो उस विचार में गहरा विश्वास होना अनिवार्य है। ये विश्वास वही ईंधन है जो हमें कठिनाइयों और असफलताओं के समय भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हिल कहते हैं कि विश्वास आत्मसंकेत के माध्यम से निर्मित होता है, और जब हम किसी विचार को दिन प्रतिदिन दोहराते हैं, तब वो विचार हमारे अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है और धीरे धीरे वो विश्वास में बदलता है। ये विश्वास ही हमारे डर को समाप्त करता है और हमें एक विजेता मानसिकता प्रदान करता है। यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक और नेता अपने सपनों पर इतना अडिग विश्वास रखते थे कि पूरे संसार ने उन्हें असंभव को संभव करते हुए देखा। इसके बाद हिल हमें इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान उसकी रचनात्मक कल्पना है। प्रत्येक महान सफलता पहले एक कल्पना के रूप में जन्म लेती है, फिर वो एक योजना बनती है और अंततः वास्तविकता में बदलती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब हमारी इच्छा, आत्मसंकेत और कल्पना एक साथ काम करते हैं, तो हम अपने जीवन की रूपरेखा स्वयं रच सकते हैं। हिल दो प्रकार की कल्पना की बात करते हैं। एक, इमेजिनेशन, जो मौजूदा विचारों को जोड़कर नया दृष्टिकोण बनाती है, और दूसरी, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो सीधे ब्रह्मांडीय बुद्धि से नए विचारों को ग्रहण करती है। व्यवसाय, कला, आविष्कार और जीवन में महान परिवर्तन लाने वाले विचार हमेशा किसी की गहन कल्पना का ही परिणाम होते हैं। कल्पना के बाद लेखक हमें बताते हैं कि केवल कल्पना करना काफी नहीं, उसे क्रियान्वयन में बदलने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान यानी संगठित योजना चाहिए। योजना वो पुल है जो विचारों को क्रिया में बदलता है। यदि कोई व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है, तो उसके पास एक स्पष्ट, यथार्थवादी और चरणबद्ध योजना होनी चाहिए। हिल हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, जिसमें ऐसे लोग हो जो हमारी सोच को चुनौती दे सकें, सहयोग कर सकें और योजना को व्यवहारिक रूप से साकार करने में मदद कर सकें। वे बताते हैं कि ये मास्टरमाइंड समूह एक प्रकार की सामूहिक बुद्धिमत्ता पैदा करता है, जो अकेले व्यक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोग हमेशा ऐसे समूहों से घिरे रहते थे, जिससे उन्हें न केवल सलाह मिलती थी, बल्कि एक ऊर्जावान वातावरण भी बनता था। अब हिल एक ऐसे तत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, डिसीजन यानी निर्णय की शक्ति। वे कहते हैं कि सफल व्यक्ति निर्णय लेने में तेज होते हैं और उन्हें बदलने में धीमे होते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। ये अंतर ही सफलता और विफलता के बीच की रेखा है। निर्णय लेना साहस की मांग करता है, क्योंकि कोई भी बड़ा निर्णय
हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन हिल स्पष्ट करते हैं कि डर के कारण टालमटोल करना सबसे बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, वो कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। लेखक बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से सभी महान उपलब्धियां दृढ़ और साहसी निर्णयों का ही परिणाम है। जो लोग अपने जीवन के निर्णय दूसरों की राय के अनुसार लेते हैं, वे भीड़ में खो जाते हैं। निर्णय लेने के बाद लेखक हमें परसिस्टेंस यानी दृढ़ता के महत्व को समझाते हैं। चाहे योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर व्यक्ति में निरंतरता नहीं है तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। असफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो सफलता के दरवाजे से कुछ ही कदम दूर थककर बैठ जाते हैं। हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको हर बाधा, हर नाकामी और हर आलोचना से ऊपर उठकर चलते रहना होगा। दृढ़ता का अभ्यास किसी की आदतों, आत्मानुशासन और आंतरिक विश्वास से आता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है, आत्मसंकेत करता है, योजनाओं पर कार्य करता है और अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरता है, तो वो धीरे धीरे एक अडिग मानसिकता बना लेता है। हिल का ये वाक्य अत्यंत शक्तिशाली है। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। अब लेखक इस विषय की ओर बढ़ते हैं जो आत्मा को झकझोर देती है, फियर यानी भय। हिल बताते हैं कि डर ही वो अदृश्य शत्रु है जो हमारी सारी योजनाओं, सोच और आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। वे 6 प्रकार के मूलभूत डर की चर्चा करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये डर धीरे धीरे हमारे भीतर एक नकारात्मक वातावरण बना देते हैं और हमें निष्क्रिय कर देते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर इन डर से छुटकारा नहीं पाया गया तो कोई भी योजना, कोई भी आत्मसंकेत और कोई भी कल्पना सफल नहीं हो सकती। डर को खत्म करने का एकमात्र उपाय है उसे समझना, उसे स्वीकार करना और उसे धीरे धीरे अपने विश्वास और कार्यों के बल पर पीछे धकेलना। इस भाग का सार यह है कि केवल इच्छा या सोच से कुछ नहीं होता। सफलता का मार्ग सोच से शुरू जरूर होता है, लेकिन उसे योजनाओं, निर्णयों, कल्पना, आत्मसंकेत और सबसे बढ़कर निरंतरता की आवश्यकता होती है। नेपोलियन हिल हमें हर पंक्ति में ये सिखा रहे हैं कि अगर हम अपने विचारों को गंभीरता से लें, उन पर विश्वास रखें और दिन रात उन्हें साकार करने के लिए कार्य करें, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देने लगती है। अब तक हमने जाना कि इच्छा, विश्वास, योजना और निर्णय कैसे हमारी सफलता की नींव रखते हैं। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच केवल बाहरी क्रियाओं की पुस्तक नहीं है, ये आंतरिक शक्तियों के गहरे अध्ययन पर आधारित है। इस तीसरे भाग में नेपोलियन हिल हमारे ध्यान को हमारे अवचेतन मन की ओर केंद्रित करते हैं, उस अदृश्य शक्ति की ओर जो हमारे जीवन की हर दिशा को नियंत्रित करती है, चाहे हम उसे समझे या नहीं। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वो जमीन है जहां हम अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये मन अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों को स्वीकार करता है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम उसे केवल सकारात्मक, रचनात्मक और समृद्ध विचारों से ही भरें। यही कारण है कि आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन इतनी महत्वपूर्ण तकनीक है। आत्मसंकेत का अर्थ है कि हम अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक संदेशों और विश्वास से पोषित करें। जब हम प्रतिदिन अपने लक्ष्य को भावनाओं और कल्पना के साथ दोहराते हैं, जैसे कि हम उसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तब वो विचार हमारे अवचेतन मन में एक वास्तविकता की तरह अंकित हो जाता है। हिल उदाहरण देते हैं कि हर वो व्यक्ति जिसने असाधारण सफलताएं प्राप्त की है, वो जानबूझकर या अनजाने में आत्मसंकेत का अभ्यास करता रहा है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ये दोहराता है कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं, मेरी योजना सफल होगी, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, तब अवचेतन मन उस विचार को स्वीकार करके परिस्थितियों को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के बाद लेखक हमें भावनाओं की भूमिका समझाते हैं।
वे कहते हैं कि विचार केवल तभी प्रभावशाली होते हैं जब उनमें गहरी भावनाएं होती हैं, जैसे प्रेम, आस्था, इच्छा या उम्मीद। बिना भावना के विचार निष्क्रिय होते हैं। जब हम किसी विचार के साथ तीव्र इच्छा और भावनात्मक ऊर्जा जोड़ते हैं, तब वो विचार अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है और हमारी आदतों, फैसलों और कार्यों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि केवल लक्ष्य लिखना काफी नहीं, बल्कि उसे महसूस करना और उसमें डूब जाना जरूरी है। हिल बताते हैं कि जो विचार बार बार भावनाओं के साथ मन में आते हैं, वे धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद हिल एक और गूढ़ और शक्तिशाली सिद्धांत का परिचय देते हैं, मस्तिष्क, द ब्रेन की कंपन शक्ति। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो की तरह काम करता है। ये विचारों को न केवल उत्सर्जित करता है, बल्कि अन्य मस्तिष्कों से विचारों को ग्रहण भी करता है। जब हम किसी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार की कंपनें उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है। वहां से समान विचार और ऊर्जा हमारे पास लौट कर आते हैं। हिल इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम से जोड़ते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि जब दो या अधिक मस्तिष्क एक लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं, तो वे एक सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं। यही मास्टरमाइंड की असली शक्ति है। इसके साथ ही लेखक एक और रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली विषय, द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय, को प्रस्तुत करते हैं। हिल के अनुसार, जब व्यक्ति बार बार आत्मसंकेत करता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है और सही भावना से सोचता है, तब धीरे धीरे एक छठी इंद्रिय जागृत होने लगती है। ये एक प्रकार की अंतर्ज्ञान शक्ति है जो हमें निर्णय लेने में, अवसरों को पहचानने में और सही मार्ग चुनने में मदद करती है। ये अनुभवी लोगों की वो शक्ति होती है जो उन्हें पहले से बता देती है कि क्या करना है और क्या नहीं। हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्मिक चेतना का परिणाम है। ये चेतना ब्रह्मांड की उस सार्वभौमिक बुद्धि से जुड़ने का माध्यम है जहां से हर महान विचार, आविष्कार और आवेग उत्पन्न होते हैं। यहां लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, आपकी संगति। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनके विचार, ऊर्जा और कंपन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, असफलताओं से डरते हैं या हमेशा शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना भी उसी दिशा में झुकने लगती है। इसके विपरीत, अगर आप सकारात्मक, उच्च विचारों वाले और उद्देश्यपूर्ण लोगों के साथ रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार मास्टरमाइंड समूह के महत्व को दोहराते हैं। एक ऐसा समूह जो न केवल आपकी योजनाओं में मदद करे, बल्कि आपके विचारों और मस्तिष्क को भी ऊंचाई प्रदान करे। इस भाग में लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया कि सफलता का रास्ता केवल बाहरी मेहनत से नहीं, बल्कि गहन मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास से भी होकर जाता है। हमारा अवचेतन मन, हमारी भावनाएं, हमारी सोच की लहरें और अंततः हमारी चेतना, ये सभी मिलकर वो भूमि तैयार करते हैं जहां से समृद्धि की फसल जन्म लेती है। इसलिए नेपोलियन हिल हमें केवल विचार करना नहीं सिखा रहे, वे हमें हमारे अंदर छिपे उस देवत्व से जुड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं जो हमारे भाग्य को आकार दे सकता है। अब तक हमने सीखा कि कैसे एक स्पष्ट उद्देश्य, गहन इच्छा, ठोस योजनाएं, विश्वास और आत्मसंकेत के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये सफर जितना सरल दिखाई देता है, उतना होता नहीं, क्योंकि वास्तविकता में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर ही चलता है, हमारे डर, शंकाओं, आदतों और मानसिक जंगों के साथ। नेपोलियन हिल इस भाग में विस्तार से बताते हैं कि हम क्यों बार बार असफल होते हैं, क्यों हमारी सोच उस दिशा में नहीं जाती जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं, और कैसे कुछ अदृश्य शक्तियां हमारी सफलता को लगातार धीमा कर रही होती है। हिल सबसे पहले 7 प्रमुख भयों को रेखांकित करते हैं
जिन्हें वे जीवन की प्रगति के सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। पहला है गरीबी का डर। ये वो मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को ये सोचने से भी रोकती है कि वो समृद्ध हो सकता है। ये डर उसे कोई जोखिम लेने नहीं देता, नई राह पर चलने नहीं देता और भीतर ही भीतर उसकी सोच को जकड़ लेता है। दूसरा है आलोचना का डर। समाज, परिवार या दोस्तों की राय से डरकर लोग अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य को खोने का डर, जो चिंता और मानसिक थकावट का कारण बनता है। फिर आता है प्रेम को खोने का डर, जिससे जलन, असुरक्षा और आत्मसंयम की कमी पैदा होती है। पांचवा है वृद्धावस्था का डर और फिर मृत्यु का भय। हिल समझाते हैं कि ये सारे डर हमें निष्क्रिय बना देते हैं और हमारी सबसे बड़ी शक्ति, सोचने और कार्य करने की क्षमता को कुंद कर देते हैं। इन डर के अलावा एक और गंभीर शत्रु है संदेह। ये एक धीमा जहर है जो विश्वास को मार देता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और भीतर से ही आवाज आती है कि क्या मैं कर पाऊंगा, अगर मैं असफल हो गया तो, तब आप अपने ही मिशन को खोखला कर रहे होते हैं। हिल कहते हैं कि संदेह वह दरवाजा है जिससे विफलता प्रवेश करती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है निर्णय लेने की आदत को मजबूत करना। बार बार अभ्यास के माध्यम से जब आप निर्णय लेना सीखते हैं और उसके पीछे खड़े रहते हैं, तब आप भीतर से भी ताकतवर बनते हैं। इसके बाद लेखक अलसता यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं, एक अदृश्य आदत जो अधिकतर लोगों को उनके लक्ष्य से दूर कर देती है। वे समझाते हैं कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ ये एक फर्क है। असफल लोग काम को टालते हैं, सफल लोग फौरन शुरू करते हैं। विचार करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना और कार्य न करना असफलता की सीढ़ी है। इसलिए हिल हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जब तक कार्य नहीं किया गया, तब तक कोई विचार, कोई योजना और कोई इच्छा बेकार है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इस खंड में लेखक संगति यानी एनवायरनमेंट के बारे में भी विशेष जोर देते हैं। वो समझाते हैं कि हम जिन लोगों से घिरे होते हैं, वे हमारे सोचने के तरीके, हमारे निर्णय और हमारी आकांक्षाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक, असंतोषजनक और असफल सोच रखने वाले लोगों के बीच समय बिताते हैं, तो आप चाहे जितनी भी सकारात्मक किताबें पढ़ें, आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उन्हीं की ऊर्जा में ढल जाएगा। इसलिए उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप को सफलता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। जब दो या अधिक व्यक्ति सकारात्मक उद्देश्य से एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वहां एक नई सामूहिक चेतना उत्पन्न होती है जो हर सदस्य को ऊंचा उठाती है। हिल ये भी बताते हैं कि सफलता की राह पर हर व्यक्ति को कई बार असफलता से गुजरना होगा, लेकिन जो लोग असफलता को अंत नहीं मानते, वही विजेता बनते हैं। वे उदाहरण देते हैं थॉमस एडिसन का, जिन्होंने 10,000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब बनाया। वे बताते हैं कि हर असफलता एक संकेत है, या तो रास्ता बदलने का या तरीके को संशोधित करने का। जब आप असफल होते हैं, तो ब्रह्मांड आपको यह बताता है कि आपने अभी सही सुर नहीं पकड़ा है। उसे पहचानिए, सीखिए और आगे बढ़िए। इस खंड का सबसे प्रेरणादायक संदेश यही है, आप चाहे कितनी भी महान योजना बना लें, अगर आपके भीतर डर, संदेह और नकारात्मक भावनाएं जीवित हैं, तो आप खुद ही अपने सपनों की राह में सबसे बड़ा पत्थर बन जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आत्मचिंतन करें, अपने डर को पहचानें, अपने संदेहों को शब्द दें और फिर उन्हें ज्ञान, एक्शन और विश्वास से विसर्जित कर दें। लेखक हमें सिखाते हैं कि केवल बाहरी चुनौतियों को हराना काफी नहीं होता। असली विजेता वह है जो अपने अंदर के डर को पहचान कर उसे मात देता है। अब जब हम भय, असफलता और मानसिक जहरों को समझ चुके हैं, तो अंतिम भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार ये सारी शिक्षा एक सूत्र में बंधती है। कैसे आप सचमुच अमीर सोच सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और जीवन को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। इस बुक में नेपोलियन हिल उस गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं, जिसकी झलक उन्होंने किताब की शुरुआत में दी थी
और जिसे वे बार बार छूते रहे, लेकिन अब वे उसे पूर्ण रूप से सामने रखते हैं। यह रहस्य वो अदृश्य सूत्र है जो पूरे पुस्तक को एक सूत्र में बांधता है और जिसे समझना ही वास्तविक धन, सफलता और आत्म परिवर्तन की कुंजी है। लेखक बार बार कहते हैं कि यह रहस्य एक शब्द में नहीं समझाया जा सकता। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जिसमें विचार, भावना, विश्वास और क्रिया का पूर्ण समन्वय होता है। इस अंतिम भाग में हिल छठी इंद्रिय या सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं, जिसे वो सभी सिद्धांतों का शिखर मानते हैं। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति सभी 13 सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाता है, इच्छा, विश्वास, आत्मसंकेत, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, निरंतरता, मास्टरमाइंड, यौन ऊर्जा का परिवर्तन, अवचेतन मन, मस्तिष्क और अंततः छठी इंद्रिय, तब वह एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे निर्णय, विचार और प्रेरणा किसी अदृश्य स्रोत से मिलती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि चेतना के गहरे स्तर पर किया गया समर्पण है, जहां ब्रह्मांड, ईश्वर या परम चेतना से व्यक्ति सीधा संवाद करता है। हिल इस अनुभूति को बहुत संवेदनशील विषय मानते हैं, इसलिए वो इसे उसी के लिए सुरक्षित रखते हैं जो ईमानदारी से इस पुस्तक के सिद्धांतों को जीवन में उतारने को तैयार है। वे कहते हैं कि ये छठी इंद्रिय आपको भविष्य की घटनाओं के संकेत देती है, आपको सही निर्णय की प्रेरणा देती है और सबसे जरूरी, यह आपके भीतर एक शांति और विश्वास की स्थिति उत्पन्न करती है जो किसी भी बाहरी संकट से नहीं डगमगाती। यह आपकी सोच को आत्मा की शक्ति से जोड़ देती है। लेखक स्वयं मानते हैं कि उन्हें ये अनुभव जीवन के संघर्षों और आत्मचिंतन के लंबे अभ्यास के बाद मिला। इस खंड में हिल एक गहरी चेतावनी भी देते हैं कि जो लोग जीवन को केवल भौतिक धन या पैसे की दृष्टि से देखते हैं, वे इस पुस्तक के वास्तविक संदेश को नहीं समझ पाएंगे। उनका कहना है कि थिंक एंड ग्रो रिच केवल अमीर बनने की किताब नहीं है, ये आत्मा से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाने का दस्तावेज है। धन, प्रसिद्धि, शक्ति, ये सब केवल एक माध्यम है, लेकिन अंततः आपकी सोच, आपकी सेवा, आपके विचार और आपके निर्णय ही उस समृद्धि का रूप होंगे जो टिकाऊ है। वे बताते हैं कि बहुत से लोग अमीर बने, लेकिन असंतोष, लालच और घमंड ने उन्हें नष्ट कर दिया, जबकि जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन को आत्मा की शक्ति से जोड़ लिया, उन्होंने न सिर्फ धन बल्कि संतोष, सेवा और विरासत भी पाई। हिल हमें याद दिलाते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी तत्व है आस्था। जब आप देख नहीं सकते, तब भी विश्वास रखना। जब सब कुछ विपरीत लगे, तब भी अपने सपनों की कल्पना करना। और जब हर कोई आपके खिलाफ हो, तब भी अपने भीतर की आवाज सुनना, यही सच्चा विश्वास है। लेखक इसे सबसे बड़ी मानसिक शक्ति मानते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास के बिना कल्पना व्यर्थ है और विश्वास के बिना योजना निष्क्रिय है। एक सच्चा विजेता वह है जो अपने भीतर एक ऐसी आग जलाए रखे जो दुनिया की कोई आंधी बुझा न सके। पुस्तक का समापन करते हुए हिल कहते हैं कि हर इंसान के पास वो शक्ति है जिससे वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, लेकिन ये शक्ति किसी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि खुद के मन में है। सोचने की शक्ति, दिशा देने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति। वो कहते हैं, riches begin in the form of a thought। अगर आप अपने सोच को धन के रूप में बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सामान्य जीवन से असामान्यता की ओर जाना चाहता है, जो साधारण सोच से ऊपर उठकर कुछ असाधारण बनना चाहता है। ये पुस्तक सिखाती है कि हम अपने अवचेतन मन, अपने विश्वास और अपने निर्णयों के बल पर अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और ऐसे जीवन की रचना कर सकते हैं जो न केवल सफल हो, बल्कि संतुष्ट और प्रेरक भी हो। अब आप जान चुके हैं कि आपके सोच में वह चमत्कारी शक्ति है जो आपको धन, सफलता, स्वास्थ्य और आनंद दे सकती है।
सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि अब आप क्या करेंगे। आपकी सफलता अब केवल आपके निर्णय पर निर्भर है। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का संपूर्ण और गहराई से समझाया गया हिंदी सारांश। अगर आप इन सिद्धांतों को केवल सुनकर छोड़ देंगे तो ये एक और जानकारी बनकर रह जाएगी, लेकिन यदि आपने इन्हें अपनाया तो ये ज्ञान आपकी किस्मत लिख सकता है। हमें उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपके सोचने के ढंग को बदलेगी और आपको वो ऊर्जा देगी जिसकी आपको जरूरत है अपने सपनों को साकार करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रीडवाइज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबें हिंदी में। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए।